हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपने इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं जो हमारा जो सीटेट जो एग्ज़ाम होता है हर साल में 2 बार, उसके अंदर जो एसएसटी के जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इन वीडियोस में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और आज मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। मैंने ये क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम जो में लिखे हुए हैं तो हम आज में इन्हें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्थल का एक ऐसा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे ठीक है तो उसे क्या कहते हैं। जो स्थल का एक ऐसा भाग, तो गाइस ये जो क्या होता है, इसका जो आंसर क्या आएगा मैं आपको पहले बता देती हूँ। 4 ऑप्शन आए थे, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। तो उसका जो आंसर क्या आएगा, स्थल संधि आएगा। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है आपके लिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्थल संधि क्या होता है, भूमि का एक संकीर्ण पट्टी होती है, आप इमेज में भी देख सकते हो। भूमि की एक यानी कि एक लेयर लगा लीजिए, पट्टी होती है जो यानी कि जो बड़े बड़े भूमि के 2 टुकड़ों को, भूमि खंडों को जोड़ती है। और भूमि की ऐसी संकीर्ण पट्टी दो तरफ से, इधर मतलब चारों तरफ उसके पानी भी होगा, ठीक है, दोनों तरफ सॉरी दोनों तरफ पानी होगा और 2 हिस्से से आप इमेज में दे सकते हो। ये भूमि के 2 बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़ती है। तो इस तरह की पट्टी को आप संकरण पट्टी को आप स्थल संधि कहते हैं। तो इसका आंसर स्थल संधि हो जाएगा, आप इमेज में दे सकते हो। और मैंने इसके लिए आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप इमेज में देखिए, पनामा स्थल संधि जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इस तरह से आप कई तरह की स्थल संधियां, जिसे इस्मस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इस्मस, तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है पनामा जल संधि, ठीक, स्थल संधि सॉरी, पनामा स्थल संधि। ठीक है गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा देखना है तो आप जानते हो हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अंटार्कटिका, ये सारे हमारे क्या हैं है, तो उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, यानी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यूरोप, फिर आएगा अंटार्कटिका, फिर आएगा साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो इन्हें आप लाइन वाइज मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखा हूँ, आकार के आधार पर महाद्वीपों का बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो वहां से आप आंसर नोट डाउन करके लगा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में, उच्च प्राथमिकता स्तर यानी क्लासेज में, इन हाई क्लासेज में सामाजिक विज्ञान में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आए थे हमारे, इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो जानते हो समाजशास्त्र क्या होता है, सोशियोलॉजी। जो नहीं पढ़ाया जाता हो तो ऑप्शन 1 ये गलत हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, इसमें भी सोशियोलॉजी है तो बिल्कुल गलत। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी यानी नहीं, अभी ये छोटी इन क्लासेज में, हायर क्लासेज में एसएसटी के अंदर एज मनोविज्ञान को नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज्ञानात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है। अब देखिए, आज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, यानी कि इंडक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव लर्निंग। अधिगम का मतलब तो लर्निंग होता है ना, आज्ञानात्मक यानी कि इंडक्टिव लर्निंग। जब एक बच्चा अगर इंडक्टिव लर्निंग करता है यानी एग्जाम्पल से सीखता है, ठीक है। तो अगर कोई अधिगम हो रहा है, अगनात्मक, अगर हम इंडक्टिव टीचिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल देके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सी जो है 4 ऑप्शन में से इस चीज़ का अपोजिट है। संरचनात्मक प्रशिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण सॉरी, ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, अनुकरण यानी इमिटेशन यानी नकल करवा रहे हैं, निपुणात्मक अधिगम हो रहा है, या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण हो रहा है। तो व्याख्यात्मक यानी कि एक्सप्लेनेशन देना। तो ये एग्जाम्पल वाले से उल्टा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्याख्यात्मक शिक्षण हो जाएगा। वैसे तो मैं एसएसटी का आपको करवा रही हूँ, उसके अंदर साथ साथ मैं आपको कुछ ये वाले क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ पेडागोजी से जुड़े हुए भी, ठीक है, जो एसएसटी में आए थे। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या था, आलोचनात्मक सोच धारणाओं का निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक, देखो आलोचना का मतलब हमेशा क्रिटिसाइज करना होता है, इसका मतलब ये नहीं था किसी की बुराई निकालना, लेकिन इसका मतलब ये होता है आलोचनात्मक, हर किसी भी चीज को हर पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना। तो जब कोई इंसान आलोचनात्मक सोच से काम करता है तो वो नई नई धारणाओं और विचारों का निर्माण तो जरूर करेगा, तो उससे उसके जो नए नए विचार और धारणाएं बनेंगी और फिर उनको अपनी लाइफ में यूज भी करेगा। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा सही। सेकंड क्या है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो देखो, जब मैं एक चीज को हर पॉइंट ऑफ व्यू से जज करूंगी तो मैं दूसरे के रीजनिंग, दूसरों के जो सोचने के तरीकों से भी तो जज करूंगी ना। तो जब मैं यानी कि मैं उसके रीजनिंग
उसके द्वारा सोचने वाली किसी बात को रीजनेबल तरीके से सोचूंगी, तो यानी कि मैं उसके रीजन, तर्क और विश्वासों को समझूंगी। तो इसने कहा है कि समझने में मदद नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है, यानी कि हमें बताना था ए ऑप्शन नहीं लगा सकते, बी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमें 4 ऑप्शन आए थे, ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए सत्य है और बी असत्य है, यानी कि बी असत्य है, जिसमें बी असत्य है तो वो तो होगा नहीं, सिर्फ क्या है ए सत्य है, हमें ये लेना है। तो ए सत्य का कौन सा लिखा हुआ, ए सत्य और बी असत्य है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिसमें भी आलोचनात्मक हो गया इसका आंसर तर्कात्मक वाला भी हो सकता था, तर्क से जुड़ा हुआ ऑप्शन भी आ सकता था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य, अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, साक्ष्य यानी कि आप लगा लीजिए अपनी भाषा में ले लीजिए, साक्ष्य यानी सबूत, है ना। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, यानी कि अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर कोई चीज इकट्ठी करते हो तो आप उसे अनुभवजन्य साक्ष्य बोलते हो। तो इसके 4 ऑप्शन आए थे, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, यानी रिसर्च करने के लिए एक आप क्वांटिटेटिव वो दृष्टिकोण यानी कि नजरिया देखते हो, तो इसका आंसर नहीं होगा। मैट्रिक आयु का मापे गए आंकड़े, ये भी नहीं होगा, ये तो एक मेथड हो गया। या फिर आप आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बढ़िया विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करेंगे। क्या आया था, आंकड़ों के संग्रह को विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, यानी कि बहुत बड़ा मेथड यूज करके आप आंकड़ों को इकट्ठा करिए, तो ये नहीं होगा। बल्कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने खुद की सेंसेस का यूज करके अपने आसपास में जो डाटा इकट्ठा करेगा ना, डाटा इकट्ठा करेगा, आंकड़े इकट्ठे करेगा, उसे हम अनुभवजन्य साक्ष्य बोल सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस से कर रहा है। तो उसका आंसर 4 आ जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन था, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, जो इंसान अपने अनुभव के आधार पर तय करता है, इकट्ठा करता है। तो इंद्रियों के माध्यम से इकट्ठा करेगा, अपनी पांचों सेंसेस का यूज करके करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। भौतिक यानी कि आप जानते हो ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़ा हुआ हो गया ना, भौतिक विशेषताओं, यानी कि अगर आपको कोई भौतिक विशेषताएं दिखानी है किसी चीज की और मॉडल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे आपको ग्लोब दिखा देते हैं छोटी क्लासेस में बच्चों को, या फिर इस तरह से कोई मैप दिखा देते हैं, तो ये किसको पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। मेनली देखो, मैप तो राजनीति विज्ञान में भी आप यूज करते हैं, लेकिन मेनली में जो इस तरह के मॉडल्स जो यूज किए जाते हैं, वो भूगोल जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ाने के लिए मेनली यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन अगर चारों में पूछा जाए तो भूगोल आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र यानी कि जो अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी समाचार पत्र आपके घर आ रहा है, उसे पढ़कर आप मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो आप किस तरह का जो आप जानकारी ले रहे हो, अपने पास इकट्ठी कर रहे हो, तो आपके पास वो कैसा स्रोत है। तो 4 ऑप्शन थे, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक और तृतीयक। इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक क्या होता है। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं, या मैंने लिखा हुआ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं, अपनी देसी भाषा में बोले तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम अपने आप अपनी आंखों के द्वारा खुद अपने आप इकट्ठे करते हैं। हमने किसी से भी ऐसे किसी के द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल ना करके हमने खुद जा करके व्यक्तिगत रूप से इन आंकड़ों को इकट्ठा किया है। तो ये व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा समूह के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय समवन, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो, या कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो खुद जा करके, तो प्राइमरी स्रोत हो जाता है, प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। द्वितीयक स्रोत बोलते हैं आंकड़ों को प्रकाशित और प्रकाशित स्रोत आते हैं, आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित साधनों स्रोत जो साधनों से आते हैं। जैसे मान लो मैंने अब किसी ने डाटा इकट्ठा कर रखा है और मैंने उसे जो मान लो गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह का जो डाटा पब्लिश किया जाता है, वहां से कोई मैगजीन उठाई और वहां से जो डाटा ले लिया, यानी कि गवर्नमेंट ने उसे पब्लिश किया ना, तो प्रकाशित और अप्रकाशित का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, देखो मैंने यहाँ लिखा ना समाचार पत्र, जर्नल्स जो होते हैं ये द्वितीयक स्रोत में आते हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत आ जाएगा। तृतीयक स्रोत होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों, ठीक है, पहले मैं आपको तृतीयक स्रोत भी बता देती हूँ। जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत होते हैं इनको खोजने में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे शास्त्रकार, इंटरव्यू वगैरह हो गया, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक और तृतीयक। तो द्वितीयक आपका ऑप्शन सी आंसर आप टिक कर सकते हो। सीखने की क्षमता रखने वाले शिक्षार्थी किस प्रकार के कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। मान लीजिए इसने पूछा अक्षमता रखने वाले, यानी कि वो किसी ना किसी तरह से डिसेबल्ड है, सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो किस तरह से इनमें से कौन सी तरह की एजुकेशन में अन्य छात्रों के साथ सीखेंगे। विशेष एजुकेशन, समावेशी जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन
बोलते हैं, आधुनिक, मॉडर्न या ठीक है या अन्य अन्य आएगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, समावेशी। आजकल तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चा चाहे किसी भी तरह का डिसेबल्ड हो तो सीखने की क्षमता वाले को भी समावेशी एजुकेशन में आगे ले जाने का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? तो सिद्धांत आप ध्यान से पढ़ें, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, यानी कि सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करके होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट की रेट है वो अलग अलग होती है। मैंने थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में बोल दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, जिन बच्चों की हिंदी थोड़ी सी रीडिंग में आपको स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों तथा नए समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यानी कि इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से, मतलब ये नहीं कि शिक्षक सिर्फ कक्षा के लिए काम करे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों और के लिए और सभी रूप से ये लिखा हुआ, नए समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत बच्चों के लिए और नए छोटे छोटे समूहों के लिए भी गतिविधियां बना दे या योजनाएं बना दे। तो ये जो विचार दिया था, ये दिया था जीन पियाजे ने। तो यहाँ ऑप्शन आया था जे पियाजे, तो आप जे पियाजे टिक कर सकते हो। ये स्टेटमेंट जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। या आप पेडागोजी के अंदर पढ़ रहे हो, साथ साथ आप उसके अंदर साइकोलॉजी सीडीपी के अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दोबारा मैं बता दी, तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों तथा नए समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? सहकारी शिक्षा यानी कि जिसमें बच्चा एक दूसरे को सहयोग करना सीखे, कोऑपरेटिव लर्निंग करे। तो इसमें 4 ऑप्शन आए थे। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं देनी चाहिए, पर्सनल रूप से जाकर, मतलब अलग अलग उनको परियोजनाएं बनाकर देनी चाहिए। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित कर दें, छोटे छोटे ग्रुप बना दें स्टूडेंट्स के। परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत सोर्सेज प्रोवाइड करवा दें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो देखो, जब बच्चा कोऑपरेट करना तभी सीखेगा, सहयोग करना सीखेगा जब बच्चे मिलजुल कर काम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहस और चर्चाओं वाले डिबेट कंपटीशन करवा दीजिए, या कोई टॉपिक दे दीजिए जिस पर मिलकर वो मिलजुल कर सामूहिक रूप से चर्चा करें। तो बच्चे सहकारी शिक्षा को अपने आप ही बढ़ावा दे दिया जाएगा बच्चों के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्म निर्देशित और आत्म अनुशासित सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे क्या कहते हैं? एक आत्म निर्देशित यानी कि निर्देशन करना, अपने आप को डायरेक्ट करना, सेल्फ डायरेक्टिंग। आत्म अनुशासित, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। सोच, एक ऐसी सोच जो सेल्फ डायरेक्टिंग हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, जिसमें उचित तरीके वो सोच का प्रयोग करके ढंग से एक गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर, यानी कि प्रॉपर रीजनिंग रीजनिंग का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच। इसका ऑप्शन आ जाएगा आलोचनात्मक सोच। यानी कि जब आप किसी चीज को, मैंने बताया था पहले वाले ऑप्शन में भी, कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हो, उसे क्रिटिसाइज करके, कई बार क्रिटिसाइज करना हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में हेल्प करता है। तो रीजनिंग करने का मतलब, इसका जो ऑप्शन सेकंड तार्किक भी आ सकता है, तार्किक सोच, दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अजंता गुफा चित्रों में, अजंता लिखा हुआ है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट और पशु और अंगों के विशेष। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, अजंता के गुफाओं का पिक्चर दिखाया गया। इसमें ना मेनली जो कलर जो यूज किए गए थे, ठीक है ना, इस बार के रंग जो यूज किए वो पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां, आप पांडुलिपियों की इमेज देख सकते हो, डैश पत्र पर लिखी गई थी, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर, ताड़ पत्रों पर। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हो, ताड़ पत्रों पर लिखी। हमारा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि अकाल सबसे लंबी है? तो 4 ऑप्शन आए थे, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो इसके बारे में मैंने आपको बता देती हूँ, जो मेन जो 3 काल है उनकी मैं अवधि लिख के आपको बता देती हूँ, आप लर्न कर लीजिए। पुरापाषाण काल जो आया था सबसे लंबा था, ठीक है, तो ये आया था 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है गाइस, तो और जो नेक्स्ट था मध्य पाषाण काल, वो था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और जो तीसरा था नवपाषाण काल, ये था 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो ये मैंने मेनली जो 3 काल है उनका आपको टाइम पीरियड बता दिया, और सबसे जो लंबा है इसका जो आंसर आएगा पुरापाषाण काल आएगा। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने आज ये SST के 15 क्वेश्चंस को स्टडी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जाकर डाउट ले सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत थैंक यू। ओके।